हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकॉम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का मैथ। 10th क्लास में पिछली बार परीक्षण कर देखे 1.5 का हम लोग सवाल का समाधान कर रहे थे। उसके अभी भी बहुत सारे मैथ बचे हुए हैं और मुझे इस बात का दुख है कि मैं ये वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ। काफ़ी शायद 1 महीना हो गया मैं मैथ 10 का मैथ नहीं डाल पाया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोग मेरा वीडियो का वेट करते हैं तो। ठीक है। और पिछली बार जो मैंने पार्ट छोड़ा था इस 1.5 का, है ना, परीक्षण कर देखे 1.5 का जो मैंने पिछली बार जो पार्ट छोड़ा था वो एक्चुअल में तो पार्ट 5 है, लेकिन 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 मैंने उसे पार्ट 6 कह दिया है। उसमें पार्ट 6 कहा है, लेकिन वो पार्ट 5 है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो टाइटल नाम होता है मैंने उसे पार्ट 5 ही लिखा हुआ है। तो पार्ट 5 पढ़कर ही आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये हमारा पार्ट 6 होगा, उसी का ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टेंथ क्लास में पिछली बार परीक्षण करके देखिए 1.5 का हम लोग जो समाधान कर रहे थे, है ना, इसके समाधान में हम कम से कम 9 तक समाधान कर लिया था। 9 नहीं, 10 तक कर लिया था। 10 तक कर तो लिया था हमने। अब पिछली बार 10 नंबर को जिस तरह से किया था हमने, 11 नंबर भी वैसा ही होगा। ये शायद मैंने बताया होगा, और नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको वैसे ही करूँगा 11 नंबर को जिस तरह से हमने 10 नंबर को किया था। तो आज मैं पहले इसको 11 नंबर को करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही हम यहाँ से आगे सवाल का समाधान करेंगे। यहाँ 12 नंबर में तो सिर्फ MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, 12 का A में MCQ है और B में तो राइट और रॉन्ग, सही गलत है। ठीक है, तो पहले हम 11 को ही करके देखते हैं। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ये मैंने उतार लिया है, समाधान है। ये हमारा समीकरण क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिस समीकरण के मूल, यानी कि वैसे सवाल को यहाँ पे ध्यान से सुन के समझने की जरूरत है, पढ़ के। ठीक है, जिस समीकरण के मूल, ठीक है, जिस समीकरण के मूल यानी कि कोई समीकरण है, यहाँ पे 10 नंबर जैसा था वैसा ही। ठीक है, जिस समीकरण के मूल x² + x + 1 = 0 समीकरण के मूलों के वर्ग के समान हो, है ना। यानी कि इस समीकरण, पहला जो समीकरण है, ठीक है, मतलब ये वाला जो समीकरण होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो समीकरण का मूल इस समीकरण के मूलों के वर्ग के समान है। ठीक है, यानी कि जो भी दूसरा कोई समीकरण है, दूसरा समीकरण, वो समीकरण इस समीकरण के मूल के वर्ग के समान है। तो इस समीकरण के मूल तो नहीं है हमारे पास, तो हमें उस मूल को मानना पड़ेगा। तो उस मूल को मानने के बाद ही दूसरा समीकरण हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में उस समीकरण को ज्ञात करें कहा गया है। ठीक है, देखिए 10 नंबर में जो था, जिस समीकरण के मूल इस समीकरण के मूलों के विपरीत, तो हमने इन दोनों के मूल माना था। ठीक है, मान के उनके दोनों मूलों को मान के उनका विपरीत माना था। ठीक है, विपरीत माना था, तो विपरीत मानकर हमने समीकरण बनाया था। लेकिन यहाँ पे विपरीत नहीं मानना है, इस समीकरण के मूल के हमें वर्ग बनाना है, वर्ग के समान बनाना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है, जो दिया गया है वो समीकरण ये है। ठीक है, तो उस समीकरण के दो मूल जो बात कही गई है वो दोनों मूल नहीं है। ठीक है, तो जैसा इस समीकरण के दोनों मूल नहीं है तो हमें दोनों मूल को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है माना समीकरण 1 के दोनों मूल, यानी कि जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के दोनों मूल हमें मानने हैं। तो सबसे पहला मूल होगा अल्फ़ा। ठीक है, सबसे पहला मूल होगा अल्फ़ा और दूसरा मूल होगा बीटा। ठीक है, तो ये दोनों मूल को हमने मान लिया है। तो जैसा हमने पिछली बार 10 नंबर में कहा था, ठीक है, कि जो भी दोनों मूल होते हैं उनको पहले जोड़ा जाता है फिर गुना किया जाता है। तो जोड़ने पर जो मान आता है पहले हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अगर दोनों मूलों को जोड़ा जाता है तो -b/a होता है। समीकरण के दोनों मूल को अगर जोड़ा जाता है तो ये तो हमने पता है कि -b/a होता है। यहाँ -b की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है, है ना, तो यहाँ कुछ नंबर ना होने से वहाँ 1 माना जाता है, यानी कि यहाँ पे -1 है। ठीक है, फिर
माइनस बी बट्टा ए होता है। ए का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 तो नीचे लिखना चाहिए, जो कि हमें नीचे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे सिर्फ -1 होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ जोड़ने पर भी नहीं, गुना करने पर भी हमें उसको निकाला जाता है। अगर अल्फ़ा गुना बीटा किया जाए, तो अल्फ़ा और बीटा को गुना किया जाए तो सी बटा ए होता है। तो सी की जगह पर तो 1 है ना, तो ये 1 है, और ए की जगह पर भी 1 ही है, तो यहाँ भी अल्फ़ा गुना बीटा 1 ही होगा। ठीक है, बस अल्फ़ा प्लस बीटा इनको करने पर -1 होगा, और अल्फ़ा गुना बीटा करने पर यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, +1। ठीक है, तो ये तो जो भी है, ये पहले समीकरण के दोनों मूल को जोड़ और गुना करके हमने बनाया है। लेकिन जो दूसरा समीकरण क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, उस समीकरण के मूल के विषय में जो कहा गया है, ठीक है, जिस समीकरण के मूल इस समीकरण के मूल का वर्ग के समान है, यानी कि इसका दूसरा जो समीकरण है उसका जो मूल है, ये पहले समीकरण के मूल का वर्ग के समान है। ठीक है, यानी दोनों मूल पहले समीकरण के मूल के वर्ग, यानी कि पहला समीकरण का मूल ये दोनों है ना, या फिर इसे कह सकते हैं ये दोनों है, तो इनके वर्ग के समान है। ठीक है, तो हमें इनका वर्ग बनाना होगा। तो जो दूसरा समीकरण है उसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे समीकरण के दोनों मूल, ठीक है, दूसरे समीकरण के दोनों मूल, जो दूसरा समीकरण है उस समीकरण के दोनों मूल इस पहले समीकरण के वर्ग के समान है ना। तो ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 के मूलों के वर्ग के समान होने से दोनों मूल होंगे। सबसे पहले, क्योंकि पहले समीकरण के वर्ग के समान है, तो पहले समीकरण अल्फ़ा है तो उसका वर्ग होगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, होल देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, और दूसरा मूल है बीटा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल ही देता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो जो दूसरा समीकरण है ये दूसरे समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है जिस समीकरण के मूल, यानी कि जो दूसरा समीकरण है उसका मूल इस समीकरण के मूलों के वर्ग के समान है। ठीक है, तो दूसरे समीकरण के मूल थे उसके वर्ग हो गया। ठीक है, मतलब ये पहले समीकरण के जो मूल थे, समीकरण 1 के मूल, ठीक है, उनको वर्ग करने पर वो दूसरे समीकरण के मूल के समान है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जिस तरह से हमने इनको जोड़ा था दोनों मूलों को और गुना किया था, उसी तरह से ये दूसरे समीकरण के मूल को वही करना है। तो इसीलिए कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, दोनों मूल को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे ये देखा जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र के रूप में है। ठीक है, तो इनका सूत्र जो होता है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर, दो ठो होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तब हम किसी को भी लगा सकते हैं, ये ए प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान तो हमारे पास दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 है, तो इसीलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 लगा सकते हैं, होल स्क्वायर -2। अल्फ़ा गुना बीटा, इसका भी मान हमारे पास है 1, तो इसको भी 1 × 1 लगा सकते हैं। ठीक है, होने से माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर +1 हो जाएगा, माइनस ये 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम घटाएंगे तो 2 से 1 घटाएंगे -1 होता है। ठीक है, यानी कि इसको भी अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं तो वो -1 ही आता है, सॉरी ये -1 ही आता है। ठीक है, ये तो हमारा जोड़ के इतना आया है।
और अगर फिर गुना किया जाए, ठीक है, फिर अल्फ़ा गुना बीटा किया जाए, ठीक है, नहीं अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है ना, दोनों मूल स्क्वायर में है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इस दूसरे समीकरण के मूल हैं तो दोनों समीकरण को तो स्क्वायर में ही गुना करना है, क्योंकि दोनों समीकरण स्क्वायर में है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका क्या होगा, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर में है तो दोनों का स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा गुना बीटा का होल स्क्वायर बाहर, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा ही है, स्क्वायर बाहर में है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान तो है हमारे पास, और इसका मान होता है 1, ठीक है, और होने से ये हो जाता है 1 का स्क्वायर। तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का गुना करने से इसका मान भी 1 ही आता है, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि पहले समीकरण के दोनों मूल को जोड़ने पर -1 आया था, गुना करने पर +1 आया था, तो दूसरे समीकरण में भी वैसा ही कुछ आया है, -1 और +1, यानी कि दूसरा जो समीकरण होगा वो भी सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा विस्तार से बनाएंगे, इसीलिए आगे लिख सकते हैं, ठीक है, जिस द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, तो समीकरण हमारा, ठीक है, सबसे पहले तो x का स्क्वायर होता है, ठीक है, पहला वाला समीकरण प्लस में था तो इसको हमें माइनस में ही लिखना होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद जो हमारा यहाँ पार्ट होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है, तो हम पूरा ही लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको बट्टा में लिखेंगे, और यहाँ पे x होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे सी के पार्ट में अल्फ़ा गुना बीटा होता है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। तो अब सिर्फ मान ही लगाना है, ये एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास आया था -1, ठीक है, -1 आया था, एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा का मान आया था 1, ठीक है, +1 बराबर 0, ठीक है। इसको थोड़ा विस्तार करते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ है तो हम ये बनाएंगे, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस, और 1x इसको गुना करेंगे तो 1x ही होगा +1, ठीक है, यहाँ पे जो 1 लगा होता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बराबर 0, तो होने से समीकरण ये होगा हमारा, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब सीधे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, 12 नंबर में अति संक्षिप्त प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर। सबसे पहले ए में है, ग्रुप ए में यहाँ बहुविकल्प प्रश्न है, विकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चुन के लिखना है, तो पता ही क्या करना है। पहला क्वेश्चन में है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण है कि दोनों मूलों का योग, यानी कि इसका पहले दोनों मूल होना चाहिए, उनका योग क्या होगा, यहाँ पे तो टिक कर दिया गया है, लेकिन हमें पहले पता करना होगा सच में ये सही है कि नहीं है, ठीक है। ओके, 12 का ए का 1 नंबर, ठीक है, इसको हम थोड़ा समाधान करके देखते हैं। यहाँ पे आया है 2 और ये 6x है, तो ऐसा कोई संख्या जिन्हें गुना करके 2 आना चाहिए लेकिन जोड़ के 6, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हम द्विघात समीकरण के द्वारा ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा जोड़ी बन ही नहीं सकता जिन्हें गुना करके 2 हो और जोड़ के 6, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये उस नियम के आधार पर नहीं हो सकता, द्विघात समीकरण करके हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमने एक चीज़ सिखाया था वो ये कि हमें पता है कि जब ए और सी को जब गुना किया जाता है, नहीं ए और सी कहना ठीक नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं दोनों मूलों का योग कह रहा है ना, दोनों मूलों का योग, तो मूलों का योग हमें पता है कैसे होता है, ठीक है। जब हम किसी मूल के योग को जोड़ करते हैं, है ना, तो जैसे कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ही बनाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह से होता है। जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाता है वो b/a होता है ना, -b/a होता है, ठीक है। तो b के रूप में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे सिर्फ 6 है ना, -6, और a के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ -6 ही आ रहा है दोनों मूलों का योग, यानी कि अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सिर्फ -6 होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको, -6 -b पहले से ही है ना,
दरअसल इस फॉर्मूले के हिसाब से उसमें माइनस पहले से ही है ना, लेकिन b का मान -6 है, b का मान -6 वो पहले इसमें पहले से ही है और इसमें फॉर्मूले में माइनस पहले से ही रहता है। तो केवल b की बात करें, सिर्फ b की बात करें तो उसका पूरा का पूरा मान -b होता है। ठीक है, ये माइनस अलग से है, ठीक है, ये माइनस अलग से है, लेकिन इस b का पूरा मान -6 है। तो इनको अगर गुना किया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये +6 आता है, तब जाके ये आंसर 6 आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर सी माना जाएगा, इसे सी माना 6 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ उसी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा x² - 3x + k = 10 के दोनों मूलों का गुणनफल। देखो गुणनफल कहा गया है, ठीक है, गुणनफल -2 होने से k का मान कितना होगा। देखिए दोनों मूलों का गुणनफल कहा गया है, तो दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, पहले समीकरण को लिख देते हैं। ठीक है, 2 नंबर है x² - 3x + k = 10 है, यही ना। ठीक है, ओके। द्विघात समीकरण में जरूरी होता है कि बराबर के उधर 0 होना चाहिए, इधर 0 तो नहीं है, 10 है, तो हम जो भी है बराबर के उधर इसको हम इधर लाएंगे, x² - 3x + k। ठीक है, 10 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -10। ठीक है, -10 = 0, उधर बचा 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्यों द्विघात समीकरण में कम से कम 3 ही खंड होते हैं ना, 3 ही पद होते हैं, जैसे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, उसके बाद यहाँ तीसरा पद होना चाहिए, तीसरा पद, लेकिन यहाँ चौथा भी है। तो हम इसको और इसको एक पद के रूप में लेंगे। ठीक है, इसको और इसको एक पद में, क्योंकि यहाँ चाहे जो भी नंबर होता ना वो इसके साथ जोड़ या घटा होता तो वो एक ही पद में आ जाता है ना, तो इसीलिए हम इसको और इसको एक पद में लेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x² - 3x + k - 10, ये हमारा एक ब्रैकेट में बराबर 0 होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो a के रूप में यहाँ पे 1 है, b के रूप में -3 है और c के रूप में k - 10, ये एक साथ होगा। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन में जैसा कहा गया है दोनों मूलों का गुणनफल, क्वेश्चन में यही कहा गया है, दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल a अल्फा गुना बीटा, इस तरह से। तो गुणनफल करने से वो c/a होता है, b/a होता नहीं है, c/a होता है ना। तो यहाँ c/a होता है, तो c के रूप में हमारा क्या है, c के रूप में हमारा k - 10 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं k - 10। ठीक है, k c के रूप में k - 10 लिख सकते हैं। ठीक है, c का जो भी है वो k - 10 है। अब नीचे a का मान यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पर a की जगह पर कुछ भी नहीं है ना, यानी कि 1 है। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो अब 1 को तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है ना। और एक बात, ये क्योंकि अल्फा गुना बीटा क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मूलों का जो गुणनफल है वो -2 के बराबर है, यानी कि ये वाला जितना भी है वो -2 के बराबर होगा, है ना। तो अब हमें k का मान निकालना है। ठीक है, -2 है, -10 बराबर के इधर लाएंगे तो +10 हो जाएगा बराबर k। ठीक है, हमें सिर्फ k का मान चाहिए तो k इधर ही रखेंगे। 10 से अगर 2 माइनस किया जाता है तो 8 आता है, यानी कि k का मान सिर्फ 8 ही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे k का मान जो भी है वो आया है 8, यानी कि c होगा इसका आंसर। ठीक है, यह 3 नंबर अगर आप मेरे बेसिक को समझते हैं, अगर आपने आज तक बेसिक समझकर मेरे मैथ समझे हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ये जो एक समीकरण है, ठीक, कोई भी समीकरण है, समीकरण के दोनों मूल की बात हो रही है। दोनों मूल वास्तविक हैं लेकिन असमान है, वास्तविक है लेकिन असमान है। ऐसा कब होता है, हमें ये तो पता है वास्तविक और समान तभी होता है जब वो 0 के बराबर होता है। b² - 4ac का मान है ना, ये b² - 4ac जो है उसे इसी तो निरूपक कहते हैं ना। निरूपक अगर 0 के समान हो तो वास्तविक और समान होता है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक और असमान है। ऐसा तभी होता है जब वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ना, यहाँ पे 0 को छोटा दिखाया है, क्योंकि 1 मिनट, 0 को छोटा तो ये है ना, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। इधर देखिए ये इस चिन्ह का मुंह इधर खुला है तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा, यानी कि 0 छोटा ये है ना, यानी कि इधर जो कुछ भी था b² - 4ac का मान चाहे जो भी है वो 0 से बड़ा होगा, तभी वो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो ही वो अवास्तविक
और असमान होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, हो गया। यहाँ पे ये एक समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण के दोनों मूल समान होने से, समीकरण के दोनों मूल समान होने से क्या होता है? वैसे देखा जाए तो ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता होगा, ठीक है। तो जो भी है, दोनों मूल समान कहा गया है। दोनों मूल समान कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अभी तो पता है ना। तो इसी के आधार पर हम इसको समाधान करके बता सकते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। तो इसी में से हम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें से किसी एक पार्ट को हम उधर ले चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, एग्जाम मतलब ऑप्शन में दिया गया है सब सी यहाँ पर इधर है, ठीक है। तो हम सी वाले पार्ट को इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 4ac इसको हम इधर ही रखते हैं 4ac, ठीक है। और बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर। अगर सिर्फ बी स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं तो वो साइन चेंज हो जाएगा, होने से माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें तो सिर्फ सी का मान निकालना है, ठीक है। सी का मान निकालना है। तो माइनस बी स्क्वायर उधर पहले से ही है, तो माइनस 4a उधर चला जाएगा नीचे बट्टा में, क्योंकि सी से गुना से अलग हो रहा है, ठीक है। अगर वो गुना से अलग हो रहा है तो माइनस 4a नीचे चला जाएगा, माइनस 4a, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर बट्टा 4a, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, बी स्क्वायर बट्टा 4a। तो बी स्क्वायर बट्टा 4a है हमारा डी नंबर, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब देखिए, ये आखिरी नंबर 5 नंबर, यहाँ पे 3x² प्लस 8x प्लस 2, यहाँ पे ए के रूप में 3 है, बी के रूप में 8 है और सी के रूप में 2 है, ठीक है। इतना तो पता है कि दोनों बीज यानी कि दोनों मूल अल्फा एवं बीटा होने से, ठीक है, होने से अगर हम उल्टा होता है, ठीक है, 1 बट्टा अल्फा और 1 बट्टा बीटा हो का मान क्या होगा? इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा होता, ठीक है, अगर अल्फा और बीटा होता, ठीक है, मान लीजिए अल्फा है और बीटा है, दोनों को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ने से तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस माइनस होता है। और बी के रूप में यहाँ पर 8 है और ए के रूप में 3 है, सिर्फ 3 है, माइनस नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ये होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, ये तो जोड़ के आया, गुना करके क्या आता है? अल्फा और बीटा को गुना करेंगे वो सी बटा ए होता है। तो सी हमारा यहाँ पर 2 है, सी का मान 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3। अब उसी में अल्फा 1 प्लस अल्फा और 1 बटा बीटा, 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। पहले अल्फ़ा और बीटा को गुना करेंगे, देखिए क्योंकि इनका एलसीएम निकाला जाता है, इनका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, इसलिए इनको सिर्फ गुना करना है और गुना करना तो सट जाना है, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा, क्योंकि हमें यहाँ डिवाइड करना होता है, अल्फ़ा अल्फ़ा डिवाइड कट जाएगा, ठीक है, बचेगा बीटा। तो यहाँ पे सिर्फ बीटा होगा प्लस, और यहाँ पे बीटा और बीटा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है, प्लस में है तो अल्फ़ा को इधर लिख सकते हैं और बीटा को इधर लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा हो गया, ठीक है। अल्फ़ा गुना बीटा जैसा है वैसे ही होगा। अब इसमें मज़ेदार चीज़ ये है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पहले ही जोड़ के दिखाया। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये है ना, -8/3, तो इसी को लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा -8/3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे बट्टा, यहाँ 3 है, बट्टा अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक है। अगर हम इनको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 2/3 होगा, है ना। तो इसी को हमें 2/3 लिखना है, ठीक है, दिख रहा है ना। अल्फ़ा गुना बीटा है तो इसी को हमें 2/3 लिखना है। अब इसको हम यहीं पे समाधान करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं -8/3, देखिए क्योंकि ये बड़ा वाला बट्टा है, ठीक है, बड़ा वाला भिन्न है, तो इसको हमें गुना में चेंज करते हैं, ठीक है। ये माइनस में है ना, माइनस है, और ये 2/3 गुना में चेंज करने के बाद ये उल्टा हो जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 कट जाएगा, ये 2 जो कि 8 ये भी कट जाएगा, यानी कि -4, ठीक है। यानी कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो -4 आंसर आता है, ठीक है। तो -4 ऑप्शन में है कि नहीं है? -4 ये रहा सी, मतलब हमने सही आंसर निकाला है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये बी का क्वेश्चन है, बी में दोनों सही या गलत करना है। ये 2 सिंपल मैथ हैं तो इजीली कर सकते हैं अभी, है ना। यहाँ पे लिखा है x² + x + 1 = 0 है,
तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे, तो इनके दोनों मूल वास्तविक होंगे कि नहीं ये हमें जानना है। तो सबसे पहले इसका हमें निरूपक निकालना होगा, ठीक है। अगर हम इसका निरूपक निकालना चाहें b का 1 नंबर, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 शॉर्टकट में करेंगे। या a के रूप में है 1 और b के रूप में भी 1 है और c के रूप में भी 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसका निरूपक निकालना चाहें तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तभी तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, है ना। तो b के रूप में यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 है, a के रूप में 1 है, c के रूप में 1 है, सॉरी 1 है, 1 है गुना 1 है बराबर 0, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ने जाएंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 कम 4 4 4 बराबर 0, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आता है, 0 के बराबर आता ही नहीं है। यानी कि यह है जो हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारा गलत है, ठीक है। दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। और इसके भी समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है, दोनों मूल वास्तविक नहीं है। दोनों मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? ऐसा तभी होता है जब जब निरूपक का मान 0 से कम होता है। तो ये हमारे 0 से कम आता है कि नहीं करके देखते हैं, ठीक है। करके देखते हैं 2 नंबर। यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे a के रूप में 1 है, ठीक है, a के रूप में 1 है, शॉर्टकट में करेंगे। b के रूप में -1 है, यहाँ पे देख रहे हैं ना -1 है, -1। और c के रूप में हमारा 2 है, सिर्फ 2, ठीक है। तो इसी को हमें करके देखते हैं। तो हमें निकालना क्या है, b² माइनस 4ac करके देखेंगे। b का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a के रूप में 1 है और c के रूप में 2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है, देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये +1 हो गया, माइनस 4 कम 4 4 ना 8 यानी कि 8 है। 8 से 1 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, माइनस में यानी कि ये 0 में है। अगर ये 0 में है यानी कि इसके जो दोनों मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि ये जो कहा है दोनों मूल वास्तविक नहीं है, मतलब ये सही है, हमारा 2 नंबर का ये एकदम सही है, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया है। बाकी जो सी का बचता है और ये 13 का जो बचता है इसे हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। होने से आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।